जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसकी पहली एप्लीकेशन है, आपको एक सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है, मोटा वायर दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, हमने सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ये जो सिलेंडर है मान लो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर रेडियस का कोई सिलेंड्रिकल वायर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है सपोज करो आई, जो कि ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे इसकी एक्सिस के ऊपर इस करंट को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो वायर है इसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है कि इसके बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और इस वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। 3 जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए क्या यूज़ करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको एक इमेजिनरी लूप एज्यूम करना पड़ेगा, क्लोज लूप। वो आप कोई भी शेप का कोई भी साइज़ का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो लूप उस पॉइंट से पास होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे इसके बाहर किसी पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये कोई पॉइंट P है जो वायर के बाहर है और कितना डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो सिलेंडर की रेडियस से ज़्यादा है, बाहर हो गया ना पॉइंट। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो मुझे अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इस P पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप एज्यूम करूँगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो इसलिए लूप हमेशा इस टाइप का एज्यूम करना जिससे सिमेट्री रहे थोड़ी सी, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो मैं P पॉइंट से पास होने वाला इस तरीके से एक सर्कुलर लूप एज्यूम कर लेता हूँ। कैसा लूप एज्यूम कर लिया मैंने, वायर के चारों तरफ ऐसा एक सर्कुलर लूप एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है इसके लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि होता है इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब वायर में जो भी करंट है वो इस लूप के अंदर ही काउंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायर इस लूप के अंदर ही है ना। तो यहाँ पे आई की वैल्यू तो हमको पता चल गई कि आई की जगह तो आई लिखना है, क्योंकि जो टोटल करंट है लूप के अंदर वो आई है। इसको ओपन कर लो, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन B.dl cos थीटा। अब थीटा क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि वायर में करंट किधर है, ऊपर की तरफ है। तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा बोलो, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट करो, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वायर के चारों तरफ वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो थंब को ऊपर रखा तो इधर फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, इधर से आउटवर्ड आ रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा वायर के चारों तरफ इस लूप के ऊपर वो कुछ इस तरीके से लिया जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और फिर आपको क्या करना है, इस लूप के ऊपर जो आपने लूप एज्यूम किया है उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है, कहीं भी ले लो, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जैसे dl, और इस पर उसी डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0 लेना है बेसिकली अपन को। तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये मैंने थीटा 0 डिग्री ले लिया, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। बी को हम कांस्टेंट मानेंगे, रीज़न क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसके चारों तरफ जो आपने लूप एज्यूम किया है, इस लूप का हर एक पॉइंट वायर से बराबर डिस्टेंस पे है। सोचो ये वायर है और इसके चारों तरफ ऐसा एक सर्कुलर लूप ले लिया, तो वायर के चारों तरफ ये जो लूप लिया है इसका हर एक पॉइंट क्या है, वायर से देखो r डिस्टेंस पे ये चारों तरफ सर्कुलर लूप है ना ये। तो अगर बराबर डिस्टेंस पे है इस लूप का हर एक पॉइंट अगर वायर से बराबर डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह इक्वली होना चाहिए, इसलिए बी को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा dl cos 0 1 हो गया इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब है जो आपने छोटा एलिमेंट लिया dl, ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे इस लूप के ऊपर, सबका टोटल कर दो तो टोटल लेंथ ऑफ द लूप जो भी आएगी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, जो कि होगा 2 पाई r के बराबर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। तो बताओ इससे आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो पतले वायर के लिए आता है। तो जब तक पॉइंट बाहर होगा वायर के या सरफेस पे होगा तब तक यही फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे अगर मुझे सरफेस पे भी फाइंड करना होता ना तो भी इसी टाइप का फॉर्मूला आता है, वो भी फाइंड करके देखते हैं। देखो अगर मुझे मान लो
वायर की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मान लो यहाँ पे बताना है, तो मैं जस्ट इस वायर के बाहर से पास होने वाला ऐसा एक सर्कुलर लूप ले लेता, और उस सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी होती, इस वायर की रेडियस के लगभग बराबर, अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर ही। ये जो थिक वायर है ना, मोटा वायर है, जस्ट इसके बाहर से पास होने वाला लूप ले लेता मैं। जस्ट इसके बाहर का मतलब है वायर से निकलते ही वो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लूप ले लिया हमने ऐसा। इसके लिए भी बाकी कहानी सेम है, जैसे इसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वायर में करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनेगा इधर, जैसे इसमें बड़े वाले लूप के लिए दिखा रखा है। इस पर छोटा एलिमेंट लोगे डीएल, उसके लिए भी डायरेक्शन वही लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो थीटा 0 रहेगा। बाकी कैलकुलेशन पूरी उसी तरीके से करोगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि यहाँ पे जो स्मॉल आर लिया था रेडियस, उसकी जगह अब रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, कैपिटल आर के बराबर लेनी पड़ेगी इस सरफेस से, सरफेस के जस्ट बाहर से पास होने वाले लूप के लिए। तो एट द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो बस जब आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आंसर क्या निकल के आएगा, μ0I/2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया अपने पास, सरफेस के ऊपर। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये था जो अभी हमने फाइंड किया था, आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B = μ0I/2 पाई स्मॉल आर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है, वायर की एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। और दूसरा आंसर क्या है, वायर की सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो कितना होगा, μ0I/2 पाई कैपिटल आर। अब इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करके देखेंगे। देखो वायर के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस बार कहाँ पे फाइंड करना है, इस वायर के अंदर। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि जो करंट है वो वायर की सरफेस से पास हो रहा हो, अंदर करंट 0 हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो वायर आपको दे रखा हो उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा हो। जैसे मान लो कि ये होलो वायर है तो करंट कहाँ से पास होगा, सिर्फ सरफेस से ही पास होगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है, तो करंट उसमें से कैसे पास होगा। एक तो ये केस हो गया, एक ये केस है कि ये सॉलिड वायर है मान लो, और करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, पूरा इसके अंदर से हर जगह से करंट पास हो रहा है, तो वो दूसरा केस हो गया। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहली चीज़ तो ये याद रखो कि अगर ये होलो वायर है और इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा, अगर ये होलो वायर है और इसके अंदर करंट अगर 0 है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 रहेगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में पुट करोगे μ0 × I, I क्या होगा, 0 होगा। इनसाइड द सिलेंडर अगर ये होलो वायर है, होलो सिलेंड्रिकल वायर है, तो अंदर तो जो भी आप लूप एज्यूम करोगे उसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं आएगा। सोचो आप एक बार, जैसे मैं एक छोटा लूप ले लेता हूँ इसके अंदर, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस वायर के अंदर कोई ऐसा छोटा सा एक लूप ले लेता और वायर के अंदर से जो करंट है वो सिर्फ इसकी सरफेस से पास हो रहा होता, होलो वायर है कोई सिलेंड्रिकल वायर, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो करंट कहाँ होगा, उसकी सरफेस से ही पास हो रहा होगा। तो अंदर जो आप लूप लोगे उसके लिए करंट क्या लेना पड़ेगा, 0। इनसाइड द लूप करंट कितना, 0। तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आंसर भी 0 आएगा। तो अगर होलो वायर है या फिर वायर के अंदर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, फिर सरफेस पे होगा और सरफेस के बाहर होगा, अंदर 0 रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि वायर कैसा है, सॉलिड वायर है और इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास हो रहा है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कितना मिलेगा अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपने ये लूप ले लिया, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये जो छोटा लूप लिया है ना इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से छोटा होगा इस बार। ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा ये बताओ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और हमने ये बोला कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर जगह से जो करंट है वो पास हो रहा है ऐसे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास हुआ वो कितना है, आई। टोटल जो इसका एरिया है वायर की जो मोटाई है या जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे टोटल करंट कितना पास हो रहा है, आई। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास हुआ वो कितना है, आई के बराबर है। लेकिन अगर सिर्फ आपको पूछा जाए कि ये वाला जो एरिया है इससे कितना करंट पास होगा, तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास हो रहा है उसके कंपैरिजन में इतने से एरिया से तो थोड़ा कम करंट पास होगा, क्योंकि एरिया कम है। तो वो कितना होगा इजीली निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हुआ, यूनिट एरिया से कितना करंट पास होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर।
और अगर आपको पूछा जाए कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इस एरिया से कितना करंट पास होगा, तो यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, किससे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, तो इतने एरिया से पास होने वाला करंट आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये पाई कैंसिल, ये आएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दोबारा समझो, वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो आई करंट पास हुआ, तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हुआ, यूनिट एरिया से यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास होगा वो होगा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि सिर्फ इतने से एरिया से कितना करंट पास हुआ, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाला करंट आपको पता है, तो इतने एरिया से पास होने वाला करंट कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर लो। तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आया समझ में ये? तो ये इस वाले लूप के अंदर से, ये छोटे वाले लूप के अंदर से पास होने वाला करंट है, ये वाला टोटल करंट आई है, लेकिन इतने से एरिया से जो करंट पास होगा उसको ये लेना है अपन को। अब लगा दो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओ। ये देखो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट इस बार क्या लेना है, ये वाला। सॉल्व करो इसको, बी डी एल कॉस थीटा, वही जीरो लेना है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो आपके चलने की डायरेक्शन अगर वो आप सेम रखोगे तो थीटा 0 डिग्री बनेगा, इसलिए थीटा 0 डिग्री है यहाँ पे। म्यू नॉट इंटू आई नेट, वैल्यू पुट कर देते हैं अगली स्टेप में। देखो बी को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बचेगा। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा यहाँ पे, 2 पाई आर के बराबर होगा, सीधा ही लिख देता हूँ, 2 पाई आर कोस 0 1 बन जाएगा। म्यू नॉट इंटू आई नेट को क्या लिखना है यहाँ पे, बोलो, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में एक स्मॉल आर कैंसिल, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये है इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो जो करंट कैरिंग वायर है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, सरफेस पे कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और अंदर कितना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका एक ग्राफ भी देखो अब, है ना, कि ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ग्राफ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, जो फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं एक बार। ये देखो हमको पता चला कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, और सरफेस पे कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और इनसाइड पॉइंट के लिए कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। तो अंदर जो वायर है उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल आर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, देखो रेडियस ऑफ द वायर कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये भी कांस्टेंट। तो बी की जो वैल्यू है वो आर के, स्मॉल आर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा कब तक, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाओगे। सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इतना मिलेगा। ये सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और जैसी सरफेस से दूर जाओगे तो देखो बी की वैल्यू स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये ग्राफ बनेगा कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा। अभी वायर के अंदर तो उसकी एक्सिस से अगर आप सरफेस की तरफ आओगे, सिलेंड्रिकल वायर की एक्सिस से उसकी सरफेस की तरफ आओगे तब तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सरफेस में मैक्सिमम होगा, और सरफेस से दूर होते जाओगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होने की वजह से धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर होलो वायर होता तो फिर कैसा बनता ग्राफ, वो और देख लो। होलो वायर होता तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। कब तक 0 मिलता है, जब तक सरफेस पे नहीं आ जाते। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0,
ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक जीरो रहेगा जब तक आप वायर की सरफेस पे नहीं आ जाओगे। सरफेस पे पहुंच के एकदम से आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और सरफेस से दूर जाओगे तो वही फॉर्मूला लगेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली घटता जाएगा। तो अगर सॉलिड वायर है और वायर के अंदर से करंट पास हो रहा है तब तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चेंज होगा, पहले बढ़ेगा, एक्सिस से दूर जाओगे तो कब तक बढ़ेगा, सरफेस तक, फिर सरफेस के बाद में घटना चालू हो जाएगा। और अगर होलो वायर है तब क्या होगा, अंदर तो जीरो ही रहेगा, सरफेस में मैक्सिमम, सरफेस से फिर कम होता जाएगा। ठीक है, आया समझ में।